बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो में बात करेंगे कि फ़लस्तीन में फिर बदतरीन जारहियत का ख़तरा। नए इसराइली वज़ीर आज़म ने ऐलान कर दिया जंग बंदी सिर्फ एक ढोंग थी। नेतन्याहू की छुट्टी कराने वाली हुकूमत ने सब कुछ हिला कर रख दिया। अमेरिकन सदर जो बाइडन भी परेशान, अब क्या करें, अमेरिकियों ने सर जोड़ लिए। वीडियो में बताएंगे कि इसराइली हुकूमत की जमात में कौन सी मुस्लिम जमात शामिल होने जा रही है और क्या मुस्लिम जमात खुद फ़लस्तीनियों पर हमले करवाएगी। वीडियो के आखिर में बात करेंगे नए इसराइली वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीनियों के खिलाफ कौन सा खतरनाक मंसूबा तैयार किया है। इसराइल की सियासत में ये जो ड्रामाई तब्दीली है, इस तब्दीली का सेहरा नेतन्याहू के साबिक चीफ ऑफ स्टाफ के सर है, जिसे इन्होंने निकाल बाहर किया था। नाजरीन, 2019 के इलेक्शन में एक भी कामयाबी नहीं हो पाई थी, लेकिन 2 साल बाद यही जमात हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ चुकी है। नफ्ताली बेंट ने आतदाल पसंद कहलवाने वाले योर लाबीद की सरबराही में कायम इत्तेहाद के साथ नेतन्याहू को इक़्तिदार से निकालने का मुआहदा किया और हैरान कुन तौर पर पहली बार इसराइली इत्तेहाद में अरब जमात के सरबराह मंसूर अब्बास को भी शामिल किया गया, क्योंकि इनके वोटों के बगैर सादा अक्सरियत मुमकिन नहीं थी। अगर इस मुआहदे के तहत हुकूमत कायम होती है तो नफ्ताली बेंट 2 साल के लिए वज़ीर आज़म बन जाएंगे और मुआहदे के तहत अगले 2 साल योर लाबीद वज़ारत उज़्मा संभालेंगे। ये इत्तेहाद सिर्फ इसलिए ड्रामाई नहीं कि इसमें एक अतदाल पसंद, एक शिद्दत पसंद शामिल है, बल्कि योर लाबीद की सरबराही में कायम इत्तेहाद में बाएं बाजू की जमायतें भी शामिल हैं। नाजरीन, नफ्ताली बेंट दरअसल नेतन्याहू से भी ज़ायद दाएं बाजू की जानिब झुकाव रखते हैं। वो न सिर्फ फ़लस्तीनी अवाम के लिए बुरे अलकबात के लिए बदनाम है, बल्कि मगरबी इलाके का तमाम इलाका इसराइल में जम करने के हामी हैं। नाजरीन, इत्तलात ये भी हैं कि एतमाद के वोट से पहले ही बड़ी सियासी तब्दीलियां मुमकिन हैं, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू ने अभी हार नहीं मानी और लिकुड पार्टी ने पार्लियामेंट में इत्तेहाद के सिर्फ एक वोट की बर्तरी खत्म करने की कोशिश में सर जोड़ लिया है। यानी एक भी वोट इधर उधर होने पर हुकूमत साजी मुमकिन नहीं होगी। नेतन्याहू चंद अरकान पार्लियामेंट को दबाव में लाने की कोशिश कर रहे हैं। 8 जमायती इत्तेहाद की 61 अरकान को एतमाद के वोट तक इकट्ठा रखना भी एक मुश्किल टास्क है, क्योंकि नेतन्याहू सियासत के जादूगर हैं। अगर नेतन्याहू नए इत्तेहाद की तश्कील रोकने में नाकाम रहे तब भी वो अपोजिशन लीडर रहेंगे और साबिक अमेरिकन सदर ट्रंप की तरह मंजरनामे से गायब नहीं होंगे। नेतन्याहू बतौर अपोजिशन लीडर एक ही मिशन पर होंगे और वो मिशन ये है कि इस नई हुकूमत और इस नए इत्तेहाद की सांसें कम करना। नेतन्याहू के साबिक पैरोकार सदर ट्रंप के पैरोकारों से ज्यादा शिद्दत पसंद हैं। इन्होंने अभी से नफरत और खौफ फैलाने का काम शुरू कर दिया। नेतन्याहू ने खुद कहा कि नई हुकूमत इसराइल इसके फौजियों के लिए हकीकी खतरा होगी। नेतन्याहू ने अपोजिशन लीडर बनकर हकीकी इत्तेहाद के लिए खतरा बन जाना है। नया इत्तेहाद मुतजाद नजरियात की जमातों पर मुश्तमिल है। इस इत्तेहाद में हर जमात अलग मौक़िफ़ रखती है, ख़वाह वो फ़लस्तीन की ज़मीन पर इसराइल की नई बस्तियों का मामला हो, अदालती मामला हो, इमिग्रेशन या तालीम से जुड़े किसी अहम इशू पर इख्तलाफ पेंडोरा बॉक्स को खोल सकता है और नेतन्याहू इस मुख्तसर अरसे में इस नए हुकूमती इत्तेहाद को इलेक्शन करवाने पर मजबूर कर सकते हैं। नाजरीन, यहाँ पर आपको बताते चलें कि इस हुकूमती इत्तेहाद में एक मुस्लिम जमात भी शामिल है। अरब रहनुमा मंसूर अब्बास के साथ मुआहदा इस इत्तेहाद का सबसे कमजोर हिस्सा है। मंसूर अब्बास ने इत्तेहाद की तश्कील की डेडलाइन खत्म होने से 1 घंटा पहले मुआहदे पर दस्तखत किए और इस दौरान इन्होंने नेतन्याहू के साथ राब्ते बरकरार रखे हुए थे। मंसूर अब्बास इसराइल में रहने वाले अरबों के नुमाइंदा हैं, जो इसराइली आबादी का 20% हिस्सा हैं। इनका मंशूर अरब इलाकों के हकूक और इनमें बेहतर शहरी सहूलियात दिलवाना है। मंसूर अब्बास ने यह मुतालबा रखा है कि अरब देहात और गाँव और इसके अतराफ में बदुओं के दही इलाकों को तस्लीम करने के लिए कानून साजी की जाए। इसराइल में यहूदियों के सिवा किसी को भी शहरी हकूक हासिल नहीं। मंसूर अब इस इत्तेहाद में दाएं बाजू की 3 जमातों के लिए बैठे हैं, जो अरबों को शहरी हकूक देने के मुखालिफ हैं। इन जमातों में उम्मीदवार लाइबनेंट की जमात भी शामिल है, जो अरब इसराइलियों को हुकूमत में शामिल करने के मुखालिफ कर रहे हैं। नाजरीन, खित्ते के हालात पर इस नई हुकूमत का असर ज्यादा होगा। नेतन्याहू की बेदखली अमेरिकन इंतजामिया के लिए भी एक बयानात और खतरनाक जवाब है। बाइडन इंतजामिया मशरक़ वस्ता से जान छुड़वाकर पूरी तवज्जो चीन और रूस पर मरकूज करना चाहती है, लेकिन अब शायद ऐसा मुमकिन ना हो, क्योंकि हालिया दिनों में गजा पर बमबारी जैसे वाक़यात का तसलसल बन जाए। अब भी इंटेलिजेंस मोसाद पर नेतन्याहू की गिरफ्त मजबूत है, लेकिन फौज और सिक्योरिटी के अंदरूनी अदारे शाहबाग का इन पर असर कम है। 2019 के सितंबर इलेक्शन से पहले नेतन्याहू गजा पर जंग मुसल्लत करना चाहते थे, लेकिन इस वक्त भी फौजी सरबराहों ने इनकी चलने ना दी। इस साल जंग के दौरान वजीर दिफा बेनी गैनस थे और नई हुकूमत में वही इस अहदे पर बरकरार रहेंगे। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा रहा है कि नई हुकूमत नफ्ताली बेंट बनाने जा रहे हैं। नफ्ताली बेंट अपनी पेश रो नेतन्याहू से ज्यादा शिद्दत पसंद हैं और फलस्तीनी इलाकों पर यहूदी आबादी कारी के खुलम खुला हामी हैं।
اور اسرائیل کے زیر تسلط علاقوں کو ضم کرنے کا عزم رکھتے ہیں اور 2 ریاستی حلقے کے مخالف ہیں۔ ان کی کابینہ بھی شدت پسندوں سے بری ہوئی ہے۔ اس کابینہ سے عوام کے لیے بہتری کی توقع رکھنا بیوقوفی ہے۔ اس حکومت میں فلسطینیوں کی اپنے گھروں سے ہی بے دخلی اور یہودی بستیوں کا قیام اور ان کی توسیع بڑھ جائے گی۔ نیتن یاہو کی حکومت کے دوران شیخ جرح کے علاقے سے فلسطینیوں کی بے دخلی غزہ پر 11 روزہ بمباری کا سبب بنی۔ بے دخلی کی رفتار بڑھی تو جنگ کے امکانات بلکہ بار بار غزہ پر آگ کی بارش معمول بن گئی۔ نفتالی بینٹ اور ان کے کابینہ کے تمام موقع وزیر بین الاقوامی قانون کی پرواہ نہیں کرتے۔ سب یہودی بالادستی کے قائل ہیں جہاں عربوں کی حیثیت دوسرے درجے کے شہری سے زائد ممکن نہیں۔ اعتدال پسند کہلوانے والے یہ یور لابیت بھی فلسطینی زمین پر اسرائیلی تسلط کے حامی ہیں۔ یہ سوچنا کہ ان کی حکومت میں فلسطینی عوام کی حالت زار بہتر ہوگی یہ ایک دیوانے کا خواب ہے۔ اسرائیل کے اندر رہ کر بھی عربوں کو شہری حقوق رکھنے کی امید نہیں رکھنی چاہیے، جس کے لیے عرب رہنما منصور عباس پر امید ہیں۔ نفتالی بینٹ نے اپنے پیش رو کی طرف سے اسرائیل دشمن الزامات کو جٹلانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے اور اس کے لیے وہ مسجد اقصی پر چھاپے بڑھائیں گے، غزہ پر بمباری کریں گے اور مغربی کنارے پر ضم کرنے کی کوششیں تیز کر دیں گے۔ نفتالی حکومت نیتن یاہو حکومت سے سخت گیر ہونے کا ثبوت دینے کے لیے ایران کے خلاف کارروائیاں بھی تیز کر سکتی ہے۔ جبر پر قائم ریاست میں اقتدار کا بے رحم کھیل قومی سیکیورٹی کے نام پر جبر اور تشدد کے نئے باب رقم کر سکتا ہے۔ ظلم بڑھنے کی صورت میں پورا خطہ بھی جنگ کی لپیٹ میں آ سکتا ہے۔ اس کے خطرات بڑھ چکے ہیں۔ نیتن یاہو نے اپنے شہریوں میں بیرونی خطرے کا ڈر اس قدر پیدا کر دیا کہ پوری قوم کو خطرے کا ڈراوا دے کر اقتدار طویل کرتے چلے گئے۔ بیرونی خطرے کے لیے انہوں نے اپنے جو دشمن ہیں ایران، حماس، حزب اللہ وغیرہ کے خلاف تخریبی کارروائیاں کی مہم جو ہے وہ شروع کر دی، جو 10 سال سے جاری تھی۔ نیتن یاہو نے موساد کو ایران کے جوہری پروگرام پر حملے کا حکم دیا، جوہری سائنسدان قتل کروائے، شام میں ایرانی اڈوں پر بمباری کروائی، حزب اللہ پر حملے بڑھائے۔ 2014 میں حملے کا حکم دیا، اس میں 2300 سے زائد فلسطینی جان کی بازی ہار گئے۔ اس سال مسجد اقصی پر حملوں اور شیخ جرح میں بے دخلی پر حماس نے غصہ دکھایا اور چند راکٹ داغے تو نیتن یاہو نے غزہ کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا۔ اس کی رپورٹنگ کرنے والے میڈیا ہاؤسز کے دفاتر پر بھی بم برسائے۔ فلسطین پر ہر بار جنگ کے مقصد کو مضبوط کرنا تھا، مگر پھر اس بار 11 روزہ بمباری بھی دنیا کو نہ بچا سکی۔ ناظرین، یہ تھی آج کی پوری خبر۔ اس حوالے سے اب آپ کیا کہتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، جزاک اللہ۔